हेलो नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे यानी डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1793। 1793 एक्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ रिकैप करेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले ये बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में इंडिया आती है। इंडिया आती 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती, ये बता दिए थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के द्वारा। 1608 में यहाँ आने के बाद जहांगीर से परमिशन करने के बाद ट्रेड करती है। ट्रेड करते करते यहाँ पे बहुत सारी यहाँ की समस्याओं को जान लेती है। जैसे यहाँ के किंगडम में राजाओं में कोई अक्सर लड़ाइयाँ होते रहती थी। उसके बाद मुग़लों की लड़ाइयाँ किसी न किसी से किसी होते रहती थी। एक राजा दूसरों को पिटने के लिए यानी मारने के लिए व्याकुल होता था, यहाँ तक कि अपने भाई को हत्या करने के लिए व्याकुल रहता था गद्दी के लिए। ये सब सिस्टम तो उनको पता था, यानी पता चल गया। दूसरा ये भी पता चला कि यहाँ पे दरअसल कि उन्हें ये भी पता चला कि यूनिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है, जाति पात वाला समाज जात पात से भरा हुआ है। ये सब जो प्रिवेलेंट सिचुएशन था वो तो पता चल गया। वो ट्रेड करती थी, ट्रेड करने के बदले में 3000 रुपया साल का देती थी उस समय के हिसाब से। लेकिन नवाब अपना जो बंगाल का नवाब था कुछ ज़्यादा नवाबगिरी दिखा रहा था, इसलिए उसके नवाबगिरी ने ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी धुनाई करके कम कर दिया। बंगाल के नवाब को ऐसी नवाबगिरी निकाला ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि उसके बाद वहाँ पे कंपनी ही वहाँ से पावरफुल में आ गई। बंगाल में नवाब होते थे और नवाब वो होते थे जो मुग़ल के एक प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। नहीं समझे, मुग़ल को ही नवाब माने, नवाब इक्वल टू मुग़ल, मुग़ल इक्वल टू नवाब, क्योंकि मुग़ल का ही रिप्रेजेंटेटिव को नवाब कहते थे। लेकिन उस नवाब की नवाबगिरी निकाल दी, किसने निकाल दी? ईस्ट इंडिया कंपनी निकाल दी। निकालने के कौन सी दो लड़ाई में निकाला? वो था बैटल ऑफ, हम दो डिस्कस किए थे। एक था बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर था 1764 में। इन दोनों लड़ाइयों के बाद नवाबगिरी उनके निकालने के बाद फिर क्या हुआ, कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे फिनेंशियल क्राइसिस में आ गई थी। फिनेंशियल क्राइसिस के पीछे मैंने कारण था कि जो चाय का जो व्यापार करते थे यहाँ से अमेरिका, वो डिक्लाइन हो जाता है 85%। नतीजा क्या होता है, चाय की यानी चाय की सप्लाई जो है वो डिक्लाइन करने के बाद यानी एक्सपोर्ट डिक्लाइन करने के बाद कितने चाय सड़ जाते हैं तो टी एक्ट बन जाता है। फिर वही एक्ट चूँकि कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से पैसा लेते हैं, इंग्लैंड से पैसा लेते हैं, इंग्लैंड के बैंक से लेते हैं और वहाँ की सरकार से लेते हैं। ऊपर से इधर उन्हें और भी कर्ज में डूब जाना पड़ता है। नतीजा क्या होता है, कंपनी को इन सभी मामलों को कंट्रोल करने के लिए ऊपर से कंपनी तो फतेह कर दी थी यहाँ पे, हरा के यहाँ के मुग़लों को क्या बोले, मुग़लों को बोले या यहाँ के नवाबों को हरा करके फतेह कर दिया था। तो नवाबगिरी तो उनके निकाले दिए थे, तो सोचा चलो इनको रेगुलेट करते हैं। तो वहाँ से कानून बना था। पहला जो एक्ट आया था 1773 में, इस एक्ट की एक खासियत क्या थी कि ये पहला स्टेप था जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट पहले भी आती थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट आई और उसने कंपनी के कमर्शियल पावर तो था नहीं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शन को भी रिकॉग्नाइज किया गया। इसी के एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसी एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ यानी COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया। तो ये सब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को बनाया गया। लेकिन इसमें जो खामियां थी वो 1781 के एक्ट में दूर किया गया था कि इसमें ये ड्रॉबैक क्या था कि इसमें ये था कि इसमें डिमार्केशन ऑफ पावर नहीं किया था, यानी पावर को सही से डिवाइड नहीं किया था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर होता है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर, वो सही से डिवाइड नहीं था। जो जाके 1781 के अमेंडिंग एक्ट में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पावर अलग कर देता है। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नर जनरल जो होता है, सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होते हैं, ये ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर जो होते हैं, सर्वेंट होते हैं, उन सबको बाहर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से, और यहाँ तक ऑफिशियल रेवेन्यू ऑफिसर को बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है जहाँ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जाता है। यहाँ पे COD हो जाता है और एक BOC हो जाता है। COD का काम होता है C फॉर कमर्शियल, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और C फॉर कमर्शियल, इसका काम था पूरी कमर्शियल एक्टिविटी को देखना, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखना। ये सब काम था। हालांकि पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मामले में इंग्लैंड को रिफॉर्म करने को भी था। उसके बाद तुरंत क्या होता है, इस एक्ट के बाद फिर क्या होता है, 1786 में एक और एक्ट आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के कहने पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कहने पे एक एक्ट आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कहने पे एक एक्ट आ जाता है। इस एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस दो डिमांड रखते हैं। दो डिमांड का मतलब क्या होता है, एक बोलता है कि हम तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो रहेंगे, साथ में आर्मी का कमांडर इन चीफ भी रहेंगे, कमांडर इन
चीफ भी रहेंगे, कमांडर इन चीफ भी रहेंगे। ये सब हम सारी बात बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो कमांडर इन चीफ पे रहेंगे तभी वो आए, ये 2 शर्त पे आए। इसके पीछे कारण क्या था, उसमें 1782 में 1782 में एंग्लो मराठा वार होता है। फिर 1788, 87, 88 के आसपास में क्या होता है कि मैसूर वार होता है। तो नतीजा क्या होता है, अंग्रेजों को लगता है कि मुझे अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करना है, तभी हम वहाँ पे डोमिनेट करते हैं। और कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की नींव तो यहीं से तैयार होती है। लेकिन यानी 1793 के चार्टर एक्ट से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज़्यादा देखा जाता है। 1773 में क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जो होता है, बंगाल का जो गवर्नर होता है, इसके सब ऑर्डिनेट में कौन हो जाते हैं, मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर हो जाते हैं। उसी तरह से पेट्स इंडिया एक्ट में वही बात कंटिन्यू होता है, सब सर्बियन बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन सभी एक्ट के बाद अब आता है 1793 एक्ट। इसके पीछे कारण क्या था, क्यों आता है, ये हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले इसका मतलब समझेंगे। ये तो हो गया रिकैप, इसका रिकैप बता दिए। अब समझेंगे इसका मीनिंग। तो मीनिंग क्या होता है चार्टर एक्ट का, ये हम समझेंगे। चार्टर एक्ट का मीनिंग क्या होता है। चार्टर का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ चार्टर जो होता है इसका मतलब होता है एक प्रकार का राइट्स, यानी राइट्स अधिकार जो होता है वो लिख करके देना। रिटेन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स, इसका मतलब होता है रिटेन स्टेटमेंट्स ऑफ राइट, रिटेन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स। राइट्स किसी को लिख करके देना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को लिख के अधिकार देना, उसी को हम लोग कहते हैं चार्टर कहते हैं, उसी को हम लोग चार्टर कहते हैं। तो चार्टर का मतलब किसी को लिख के जो अधिकार देते हैं उसको हम लोग चार्टर कहते हैं। ये तो बात हो गया चार्टर। तो अब चार्टर एक्ट मतलब इसमें लिख करके अधिकार आ रहा था। अब समझने की बात है, मेन एक्ट कब आया था, 1773। इसके बीच में छोटे छोटे 3 एक्ट आते हैं, 1781, 1784 ये मेन एक्ट है, और 1786। अगर 3 इस एक्ट के बाद बड़ा एक्ट आता है, इसके बाद एक ठीक इसके 20 साल के बाद, 20 साल के गैप में भी एक और एक्ट आता है, यही है 1793। मतलब इस एक्ट का मकसद क्या था, इस एक्ट का मकसद ये था जो कंपनी को मोनोपोली दी गई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उसको रिन्यू किया जा रहा था। यानी मेन ऑब्जेक्टिव बात बोला जाए, मेन अगर इसका हम ऑब्जेक्टिव बोले, एम बोले, पर्पस बोले, तो इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था। इस एक्ट का जो मेन पर्पस ये था, 1793 का जो मेन, अभी तो बता, मीनिंग तो बता दिए, मीनिंग ऑफ चार्टर क्या होता है। अगर हम इसको बोला जाए वाई क्यों आता है, इसका मेन जो पर्पस था, पर्पस हम बात करते हैं या ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या था कि कंपनी को एक रिन्यू करना था। रिन्यू मतलब होता है कि अगर पहले 1773 में बोला कि रेगुलेट तो कर रहे हैं, तुम यहाँ पे मोनोपोली है, तुम ही ट्रेड करो। अब ठीक ये 20 साल के बाद यानी 1793 के बाद फिर एक मेन एक्ट आ रहा था। तो कहने मतलब इस कंपनी को रिन्यू किया जा रहा था और बोला गया था कि 20 साल के लिए तुम्हारे पास मोनोपोली होगी, 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होगी। मतलब अब इस कंपनी के अलावा भी फिलहाल 20 साल तक कोई नहीं आएगा। मतलब 20 साल तक अब यानी 1793 से लेके 1813 तक 20 साल था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और कोई नहीं करेगी, ये बात तो बोला गया। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव अगर बात करते हैं या पर्पस करेंगे तो कंपनी को रिन्यू करना था और 20 साल के लिए इसकी मोनोपोली को बढ़ा देना था, पहली बात। तो हाँ, अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कितने सारे इसके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। इसका अगर प्रोविजन की बात करें, इसकी प्रोविजन की बात करें या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या क्या बात आ जाती है इसमें। तो इसमें हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें या प्रोविजन की बात करें, हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें या प्रोविजन की बात करें या पर्पस की बात करें तो क्या क्या हमें दिखाई देता है, बहुत सारी। पहली तो जाता है कंपनी को रिन्यू किया जाता है, रिन्यू किया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर मोनोपोली दी जाती है 20 साल के लिए। मोनोपोली कि आप भैया आप ही व्यापार करेंगे। मोनोपोली कितनी, 20 साल के लिए, कि 20 साल तक मोनोपोली। और जो गवर्नर जनरल ऑफ यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दिया गया था, जो पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था, जो पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था, वही पावर बाकी गवर्नर जनरल के लिए कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन एक बात है, पहले गवर्नर जनरल बेंगौर जो था वो क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को पलट देता था, बिल्कुल अभी भी पलट सकता था। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल से संख्या कितनी कर दी गई, पहले 4 थी,
रेगुलेटिंग एक्ट में अगर हम बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कब लाया गया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाया गया था 73 के एक्ट से लाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसमें कितने होते थे? 4 मेंबर होते थे। शुरू में कितने मेंबर होते थे? 4 मेंबर। इसको 3 मेंबर बना दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, इसको 3 मेंबर बना दिया गया। क्या? पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 के एक्ट से इसको 3 मेंबर ला बना दिया गया, बॉडी बना दिया गया था। ठीक है, अब इसके जो पावर था यहीं पे, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो पावर क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसके पास पावर ये था कि अगर काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया हो तो स्पेशल मामले में उसके डिसीजन को पलट दे, नंबर 1। नंबर 2 कि वो 1786 के एक्ट है, 1786 के एक्ट है, और कमांडर इन चीफ तो वही रहेगा, सेम पावर बाकी के गवर्नर जो थे उनको ये कंटिन्यू किया गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या किया गया कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था वो काउंसिल का मेंबर तभी बन सकता था जब उसको अपॉइंट किया जाता, अदरवाइज वो नहीं बनता। लेकिन पहले वैसी बातें नहीं थी। फिर से, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, गुड, वो कमांडर इन चीफ भी था, कमांडर इन चीफ था। तो अगर ये कमांडर इन चीफ का रोल प्ले कर रहा है तो ये काउंसिल का मेंबर तभी बन सकता था जब वो उसके लिए वो अपॉइंट किया जाता, तो अदरवाइज अपॉइंट नहीं तो काउंसिल का मेंबर नहीं बनता। ये इसमें एक बदलाव किया गया। ठीक है, बाकी पावर तो एज इट इज कंटिन्यू कर दिया गया। एक बात और था इसमें, जो और ये तो था कंटिन्यू तो बता दिए थे। तीसरा जो बताए थे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसके पास जो पावर क्या था, बॉम्बे के गवर्नर जनरल, बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास के गवर्नर जनरल के भी डिसीजन को ये पलट सकता है, उनके इन दोनों के डिसीजन को भी ये पलट सकता था, नंबर 1। और जो रेवेन्यू मामला में था, यानी हम रेवेन्यू कह सकते हैं, रेवेन्यू मामलों में ये आदमी, बंगाल का जो ये आदमी था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो यहाँ के रेवेन्यू पे भी नज़र रखता था, यहाँ के भी रेवेन्यू पे नज़र रखता था। इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू को उन्होंने क्या कर दिया, रेवेन्यू वाला सिस्टम में क्या कर, यूनिफॉर्मिटी ला दिया। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सब जगह एक जैसा, यूनिफॉर्मिटी ला दिया रेवेन्यू सिस्टम में। रेवेन्यू कलेक्शन की जो पावर थी वो क्या कर दिया, रेवेन्यू कलेक्शन का जो पावर था उस मामले में यूनिफॉर्मिटी ला दिया। तो इससे रेवेन्यू कलेक्शन में क्या हुआ, चेंज हुआ, और उस पर नज़र कौन रखता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखा था। तो रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत बड़ा चेंज आता है इस एक्ट से, 1793 एक्ट से क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज आता है। इससे क्या होता है कि किसानों को बाकी जो टैक्स देते थे रेवेन्यू कलेक्टर, उनमें नाराज़गी आई, और यही कहीं ना कहीं कारण बना आगे जाके रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण बना। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा सब्सिडरी अलायंस भी था, वो भी कारण बना। लास्ट में क्या होते हैं, एक्ट का होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो भी कारण बनता है। उसके पहले परमानेंट सेटलमेंट था, वो भी कारण बनता है। रैयतवारी, महलवारी, ये सभी मिला करके कारण बनते हैं। बहुत सारे कारण थे उसमें, मिलिट्री कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, दुनिया भर की कॉज था। तो कहने का मतलब है जो रेवेन्यू वाला सिस्टम में एक तो उन्होंने यूनिफॉर्मिटी ला दिया, दूसरी बात उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू वाले सिस्टम में ही कलेक्शन करने की जो पावर हम कह सकते हैं, यानी यूनिफॉर्मिटी तो ला दिया। बाकी वाला एक्ट, इसके बाद का जो एक्ट में तो ये भी कहता है कि अगर लोकल अथॉरिटी को पावर दिया कि इसके बाद वाले एक्ट में कि अगर वो टैक्स नहीं देते तो उनको सजा भी दे सकते हो। तो कैसे कैसे वो पावर को सेंट्रलाइज कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ा रहा था, इससे हम इसको देख सकते हैं। एक बात उन्होंने इसमें एक चीज़ भी किया था कि जो BOC के जो मेंबर थे, BOC के जो भी मेंबर होंगे, इनकी जो सैलरी थी वो बोला, चूंकि ये इंडिया में काम करते हैं ना, तो इनको इंडियन रेवेन्यू में दी जानी चाहिए। इंडियन रेवेन्यू में देने का काम यहाँ से शुरू किया गया। एक ये बहुत बड़ा फैक्ट है इंडियन रेवेन्यू में। जबकि COD को जो सैलरी देता था ये तो था, जबकि COD का काम क्या था, COD इसका काम था कॉमर्शियल एक्टिविटी देखना, इसकी सैलरी वही दे रहे थे, यानी कंपनी वाले ही दे रहे थे। तो ये इसके हम बात करते हैं, प्रोविजन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अब इसमें हम
क्या क्या चेंजेज आए हैं हम वो सब देखते हैं धीरे धीरे। इसमें सभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या चेंजेज आए, कि एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या चेंज आया, रेवेन्यू सिस्टम में क्या चेंज आया, और एडमिनिस्ट्रेशन और क्या होता है रेवेन्यू में, बाकी में क्या क्या चेंज आया, जुडिशल सिस्टम में क्या चेंज आया, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी चार्टर एक्ट हम लोग बात कर रहे हैं 1793 एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर हम बात करते हैं तो इसकी पावर को कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया, यानी एक प्रकार इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो भी डिफाइन कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसको भी डिफाइन कर दिया गया। और दूसरा इसका है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अलावा इसमें फिनेंशियल पावर था, ये भी इसको डिफाइन कर दिया गया। फिनेंशियल पावर था, इन दोनों पावर को डिफाइन कर दिया गया, मतलब डिफाइन कर दिया, बता दिया गया कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ये इसकी एक एक्ट की ये भी बड़ी खासियत थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को और फिनेंशियल पावर को क्या है उसको एक प्रकार का डिस्क्राइब कर दिया गया। और अगर हम बात करते हैं इसकी रेवेन्यू कलेक्शन में, तो रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज तो आता ही आता क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का पूरा यूनिफॉर्मिटी थी। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसके पास ज़्यादा पावर था, तीनों प्रेसिडेंसी के मामलों को देखता था, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम को बिल्कुल उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया, यूनिफॉर्मिटी ला दिया, इसमें सेंट्रलाइज ला दिया, यानी कह सकते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया। तो देखते हैं इकोनॉमिक में भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करते हैं, बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया। तो इकोनॉमिक मामले में भी ये एक्ट क्या करता है, पावर को सेंट्रलाइज करता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक हो जाता है। कौन सा सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक हो जाता है 1793 के एक्ट में, बिल्कुल इकोनॉमिक भी क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज क्यों होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ही पावर होता है, तीनों प्रेसिडेंसी के मामलों में देखना, रेवेन्यू के मामले में तो गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर था कि फिनेंशियल मैटर को कंट्रोल करता अकेले। तो यानी एक प्रकार से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास पावर होता है कि फिनेंशियली मामलों में वो कंट्रोल करे, फिनेंशियल इशू मैटर को वो कंट्रोल करे, नियंत्रण करे, देखे, तीनों प्रेसिडेंसीज में ये पावर उसके पास था सेंट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो तीनों करने और बात करते हैं इसके बाद जुडिशियल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें भी चेंज हो जाता है। जो इंग्लैंड से जो जज आते थे बन के और एडमिनिस्ट्रेटर आते थे उनकी उन्होंने सैलरी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मतलब जो जजेज आते थे, जजेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर दोनों भी कहेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आते थे इनकी जो सैलरी है, सैलरी उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसका रीजन क्या था फिक्स करने का, जहाँ तक जजेस की सैलरी तो फिक्स किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर यानी सिविल सर्वेंट में काम करने वाले थे, अभी बताएंगे कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, उनकी सैलरी फिक्स इसलिए कर दिया ताकि वो करप्शन को कंट्रोल कर सके, या कर्ब कर सके। कंट्रोल करना या कर्ब करना का सेम मतलब होता है, यानी करप्शन को कंट्रोल या कर्ब करने के लिए उन्होंने क्या किया कि चलो ऑफिसर की सैलरी को फिक्स कर दिया, जजेस की भी सैलरी फिक्स किया और ऑफिसर की सैलरी फिक्स किया। तो ऑफिसर कौन थे ये भी देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर होते कौन थे। उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, यानी इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया इसी 1793 एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, यानी कोवेनेंटेड सिविल सर्विस जैसे व्यवस्था इंट्रोड्यूस किया। कोवेनेंटेड का मतलब होता है वैसे व्यक्ति को काम पे रखना और बदले में सैलरी देना, या प्रॉमिस करना कि भैया तुम काम करो हम तो उसके बदले में पैसे देंगे। मतलब वैसे लोग कंपनी में काम करते थे, बदले में कंपनी उसे पैसा देती थी, सैलरी देती थी, उसी को कहते हैं कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। कोवेनेंटेड का मतलब होता है एक प्रकार का प्रॉमिस करना कि हाँ हम पैसे देंगे, यानी फिक्स सैलरी देंगे। कोवेनेंट का मतलब होता है फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन दैट आई विल पे यू अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। तो उन्होंने कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, तो इसमें जो जितने भी ऑफिसर होते थे
ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिसर होते थे इनकी सैलरी उन्होंने फिक्स क्यों किया, हम बताएं अभी। सैलरी फिक्स कर दिया था, इसके पीछे कारण था ताकि कर्व कर सके क्या, यानी करप्शन को कंट्रोल कर सके। फिर वही बात है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा था, किसी प्राइवेट व्यापार मत करना, प्राइवेट कंपनी मत चलाना, किसी से रिश्वतखोरी मत लेना, घूस मत लेना, वगैरह वगैरह, ये बातें तो जारी ही रही इनके साथ। तो ये इसकी खासियत थी, कैसे कैसे वो पावर को स्ट्रेंथ कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। हम लोग अगर हम देखने की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। और साथ में उन्होंने क्या किया कि पेंशन भी शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए, यानी एक पेंशन यानी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पेंशन भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसको, पेंशन देना भी शुरू कर दिया। सो यही सब तो था ब्यूरोक्रेसी को सुधारने का काम, यानी पेंशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक प्रकार का। तो किसको, एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एम्प्लॉय थे किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एम्प्लॉय थे उनको उन्होंने पेंशन भी देना शुरू कर दिया। तो इस तरह का मकसद यही था कि ताकि करप्शन को कम किया जाए, करप्शन ख़त्म किया जाए, रोका जाए और कंपनी को पावर को बढ़ाया जाए, ब्रिटिश पावर को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये इसके तो प्रोविजंस रहे, ऑब्जेक्टिव रहे, एम्स रहे। अब हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आखिर इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया हो। देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ 1793 एक्ट एज स्ट्रेंथन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आएगा। तो ब्रिटिश शासन जो होते हैं इंडिया में उसको कैसे मजबूत करता है 1793 का एक्ट, या यूँ समझे साधारण भाषा में या देहाती भाषा में जो कानून था 1793 को, वो और मजबूत करता है अंग्रेज की हुकूमत को भारत में। कैसे, तो भाई यही तो कानून था जिसने 20 साल कंपनी को और दिया ट्रेड करने के लिए। तो पहला कंपनी की मोनोपोली को और बढ़ा दिया 20 साल के। यही तो कानून था जिसने कहा कि फाइनेंशियल सिस्टम एक यूनिफॉर्म हो, सेंट्रलाइज सिस्टम में कंट्रोल हो। बंगाल की गवर्नर जनरल को पावर दिया बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी क्या बोलते हैं लाने के लिए, रेवेन्यू सिस्टम। यही वो तो कानून था जिसने सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया, यानी कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, उनकी सैलरी को फिक्स किया। यही वो कानून था जहां BOC को जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू में देने के लिए शुरू किया। यही वो कानून था जहां पे बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ये पावर होगा कि अगर रेवेन्यू मामले में या कोई और मामले में अगर कोई डिसीजन अगर गवर्नर ऑफ मद्रास और बंगाल ने अगर फैसला लिया है तो पलट देना तुम। तो कहने का मतलब ये, इसके आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसने कंसोलिडेट किया ब्रिटिश पावर को। पहले इसने क्या किया, सबसे पहले काम इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेटेड किसको किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कैसे किया, 20 साल के लिए और टेन्योर उसकी मोनोपोली को बढ़ा दे। 20 साल के लिए ट्रेडिंग मोनोपोली उसको बढ़ा दिया, उसकी ट्रेडिंग मोनोपोली को उसने क्या किया, बढ़ा दिया। एक काम तो किया, तो क्या हुआ, आखिर वही था, दूसरी कंपनी थी नहीं यहाँ पे। दूसरा उसने क्या किया, स्ट्रेंथन किया एक प्रकार का, केस को, सेंट्रल अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया उसने। स्ट्रेंथन किया उसने किसको, सेंट्रल अथॉरिटी को। सेंट्रल अथॉरिटी को उसने मजबूत बनाया। जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको और पावर दे दिया, गवर्नर जनरल बंगाल को और पावर दे दिया, ठीक है। फिनेंशियल मामले में बोला कि तुम ही देखभाल करो। तो और उसके अलावा उसने क्या किया, ठीक है, फिनेंशियल सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया। फिनेंशियल सिस्टम को उसने सेंट्रलाइज कर दिया। इसमें इसी एक्ट ने फिनेंशियल सिस्टम को क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेंट्रलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश टेन्योर एज द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सा एक्ट होगा, 1793, यही एक्ट होगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम को उसने, द एक्ट ऑफ 1793 व्हाट इट एग्जैक्टली सेंट्रलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। हाउ वी कैन सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, हाउ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन अ पावर दैट he could what supervise over what the or presidency of Bengal or Madras and what Bombay in the context of even revenue। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। इंट्रोड्यूस किया इसने
कोवेनेंटेड सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस उसने क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है वो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करता है, जिसका मकसद ही होता है करप्शन को कंट्रोल करना, ब्यूरोक्रेसी को और मजबूत बनाना इंडिया में। तो ये सब प्रोविजंस है। तो हम लोग जहाँ पे देख सकते हैं, इसके आगे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि इम्पैक्ट ऑफ 1793 ऑन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेवेन्यू की अगर बात करते हैं, रेवेन्यू सिस्टम को उसने सेंट्रलाइज कर दिया, फिनेंशियल को उसने सेंट्रलाइज कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर दे दिया गया कि नज़र रखने के लिए कि अपना नज़र है उसके पास। और चूँकि रेवेन्यू पे प्रायोरिटी दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में असंतुष्टि पैदा हुआ, डिससेटिस्फैक्शन पैदा हुआ, और बाद में यही कारण बनता है रिवोल्ट का। ये भी कारण हम बता दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कैसे होता है 17। अगर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कैसे आता है, अगर अगला क्वेश्चन हम पूछें कि 1793 का जो एक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कैसे लाता है, तो कैसे लाता है? ब्यूरोक्रेसी में चेंज करता है, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस लाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ये सब तो करता है। तो उसमें क्या करता है, बंगाल को गवर्नर जनरल को पावर को बढ़ा देता है, ठीक है, सिविल सर्विस को व्यवस्था रहता है, फिक्स सैलरी कर देता है, पेंशन जैसे सिस्टम को लागू करता है, कंपनी को रिन्यू करता है। तो ये सब हम इसमें प्रोविजन लिख देंगे तो भी इसका आंसर तैयार हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन बात करते हैं कि यानी एक क्वेश्चन पूछा गया है जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इन कंसोलिडेटिंग ब्रिटिश पावर इन इंडिया, वही हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ द यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इन कंसोलिडेटिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया। तो वही है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वही कि 1793 का कितना एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप रहा था ब्रिटिश पावर को पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने का। 20 साल कंपनी को और पावर देता है कि उसकी पावर को एक्सटेंड करता है मोनोपोली में। दूसरी बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली साथ में करता है, लेकिन कमर्शियल डोमिनेंस भी शुरू हो जाता है। कमर्शियल डोमिनेंस पूरी इंडिया में नहीं, तीनों प्रेसिडेंसीज में देखा जाता है। हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं जिसे हम लोग जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, यानी सिस्टम कहते हैं। दूसरा रैयतवारी महलवारी, इसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे। सब्सिडी अलायंस, इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं। तो ये सभी देख सकते हैं। इम्पावर्ड जो किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जिससे सेंट्रलाइज गवर्निंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो गया था, हम ये भी समझते हैं। और सिविल सर्विस सिस्टम को जब इंट्रोड्यूस करता है, इससे क्या होता है, एक ब्यूरोक्रेसी मजबूत होती है। उन एक तरफ से कंट्रोल यानी करप्शन को कंट्रोल करने की बात करता है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी को मजबूत भी करता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना था, पावर एक्सटेंड करना था, तभी तो वो करना चाहता था। बाकी किसी और कंपनी को उन्होंने फिलहाल परमिशन नहीं दिया था। बाद में देता है कि हाँ कोई और भी कंपनी आ सकते हैं बाकी के एक्ट में, लेकिन यहाँ तक तो किसी कंपनी के पास ये पावर नहीं था कि आके वो ट्रेड कर सके यहाँ पे। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन इससे और होता है, द इम्पैक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ऑन द ईस्ट इंडिया गवर्नेंस इन इंडिया कैसा रहा है। तो गवर्नेंस के मामले वही सिविल सर्विस वगैरह इसमें मेंशन कर सकते हैं, कंपनी का एक्ट किस तरह से काम करता है। एक बदलाव करते हैं सैलरी मामले से, बीओसी के जो सैलरी मेंबर के होते हैं उनकी सैलरी एनुअल रेवेन्यू होते हैं। बाकी कंपनी को कहा था बाकी सैलरी तुम ही दो उन लोगों को। सैलरी तो मायने करती है इस क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन ज़्यादा मायने करती है कि वो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें पेंशन दे करके, उन्हें फिक्स सैलरी दे करके, एक अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए एक कहते हैं ना कि ब्रिटिश यानी हम कहते हैं उनको एक अकाउंटेबल बना देता है कि आपको ये काम करना है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि आपको ये काम करना है। तो हम इस तरह से यानी चार्टर एक्ट 1793 का इम्पॉर्टेंस समझ सकते हैं। अगला जो एक्ट है इसके बाद चार्टर एक्ट यानी चार चार्टर एक्ट है, उसमें हम पहला डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट की बात करते हैं, तो चार्टर एक्ट में अगर हम बात करते हैं तो 4 चार्टर एक्ट है। एक 1793 जो आज हम डिस्कस किए, दूसरा है 1830 हर 20 साल में आएगा, फिर 1833 आएगा और 1853 आएगा। हर 20 साल के गैप में ही आता है चार्टर एक्ट। तो यानी 4 चार्टर एक्ट होते हैं। कंपनी में 4 चार्टर एक्ट होते हैं। टोटल कंपनी में 8 एक्ट आते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर आता है अमेंडिंग एक्ट 1781, फिर फिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर एक प्रकार का एक्ट ऑफ 1786 जो कॉर्नवालिस के डिमांड पे आता है, फिर उस तरह से आ जाता है चार्टर एक्ट 1793 और फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर 1853। वो लास्ट चार्टर एक्ट होता है 1853। फिर इसके बाद तो वही आ जाता है, हो जाता है क्या बोलते हैं यानी रिवोल्ट 1857 में हो जाता है। फिर फाइनली उनकी कंपनी रूल ख़त्म, फिर क्राउन शुरू होता है
यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से शुरू करेंगे, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसी के थ्रू जो हम लोग कहते हैं ना कि ऑर्डिनेंस की पावर जो आज हम देखते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर के पास, कहीं ना कहीं उसी से लिया गया है। फिर 1892 एंड देन 1909 के बाद 1919, 1935 एंड 1947 इंडिपेंडेंस, वो सारे हम लोग क्राउन एक्ट में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ब्रिटिश के जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए थे या कंपनी के समय में जो कानून था, वो कानून किस तरह से मदद किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कह सकते हैं कि उसको मॉडिफाई करके नए कानून बनाने के लिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, हम जो कानून यहाँ देख रहे हैं इनमें से कुछ कानून आज हम लोग, जैसे हम लोग टैक्सेशन जैसे बात करें, जीएसटी क्या है, एक बार यूनिफॉर्मिटी इन इंडिया है, तो फाइनेंशियल सिस्टम उनके समय यूनिफॉर्मिटी था। जैसे हम लोग बात करेंगे इसके पहले सुप्रीम कोर्ट अगर जैसे 73 रेगुलेटिंग एक्ट से आया था, कैसे कोर्ट किस मामला से अलग करता है, और उनके 81 के एक्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का पावर अलग किया जाता है। उस तरह से हमारे यहाँ आर्टिकल 50 भी है जो डीपीएसपी में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को अलग करता है। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं उस कंटेक्स्ट में। तो आज के वीडियो में इतना ही रहा। ये इस वीडियो स्पेशली आईएएस की तैयारी करने वाले के बच्चे के लिए है। I would say one thing, this video is especially for the guys who are preparing for civil service examination. Apart from they are also preparing for any state PCS examination, but I would not suggest to the student SSC, student who are preparing for SSC or like any other examination. It cannot be a lot of helpful for them, but if they can watch, if they want to watch, I would say anything else. Okay, they are free to watch. Okay, and they are free to watch, give their feedbacks. So I'll be happy in case if they give me any. If they give any kind of, if they just give us any feedback. So meanwhile just इतना ही कहेंगे कि आप समझें, क्वेश्चन के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Meanwhile take care, bye bye.